जनरल जिया के दौर में सऊदी अरब में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने इस्लामी दुनिया को हिला कर रख दिया। हुआ कुछ यूं, नवंबर 1979 में 500 के करीब मुसल्लह अफराद ने खाना काबा पर कब्जा कर लिया। सऊदी फौजी दस्तों ने खाना काबा बाजियाब कराने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। इस कोशिश में सऊदी फौज का भारी जानी नुकसान भी हुआ। मजबूरन सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान और फ्रांस से मदद तलब की। पाकिस्तान से SSG's कमांडोज को खाना काबा की हिफाजत के लिए भेज दिया गया। 2 हफ्तों की मुसलसल जदोजहद के बाद खाना काबा को हमलावरों से आजाद करवा लिया गया। हमलावरों के सरबराह को 60 साथियों समेत जिंदा पकड़ लिया गया। पाक फौज की इस कामयाब कार्रवाई के बाद सऊदी अरब और पाकिस्तान में दिफाई ताबन बहुत बढ़ गया। दूसरी तरफ मुस्लिम दुनिया में जियाउल हक को एक हीरो की तरह देखे जाने लगा। आज भी इस्लामी दुनिया में पाक फौज का मकाम या मुकद्दस की हिफाजत करने वाली फौज के तौर पर देखा जाता है। जहां ये वाकया जियाउल हक को हीरो बनाता है, तो वहीं सियाचिन पे भारतीय कब्जे ने उनकी साख को बहुत नुकसान पहुंचाया। बल्कि जब भारत ने सियाचिन पे कब्जा कर लिया था तो जनरल जियाउल हक का ये बयान सामने आया था कि सियाचिन पर तो घास भी नहीं उगती। जनरल जिया तो सियाचिन तो वापस न ले सके, अलबत्ता उन्होंने बाद में भारत को एटमी जंग की धमकी देकर दोनों मुल्कों को जंग से जरूर बचा लिया था। हुआ कुछ यूं कि 1987 में भारत ने ब्रास्टिक के नाम से राजस्थान में जंगी मशकें शुरू की। जनरल जिया को खुफिया इत्तला मिली कि भारत उन मशकों की आड़ में पाकिस्तान पर हमलावर होने वाला है। जियाउल हक पाक भारत टेस्ट मैच देखने के बहाने भारत पहुंचे और वजीर आजम राजीव गांधी से मिले। इस मुलाकात में उन्होंने भारतीय वजीर आजम को वार्निंग दी कि अगर भारत ने जंग शुरू की तो पाकिस्तान जवाब में जौहरी हथियार इस्तेमाल करेगा। ये धमकी काम कर गई और राजीव गांधी ने पाकिस्तानी सरहदों से फौज पीछे हटा ली। जनरल जिया को आइन से बहुत चिढ़ थी। वो कहा करता था कि 12 सफ़ात का किताब चाहे जिसे किसी भी वक्त फाड़ कर फेंका जा सकता है। इसीलिए वो आइन में मन मर्जी की तरामीम करते रहे हैं ताकि इक्तदार पर उनकी गिरफ्त देर तक कायम रहे। उन्होंने दस्तूर साज की इस्लामाइजेशन का सिलसिला शुरू किया। उनके दौर में गली मोहल्लों में नमाज पढ़ाने के लिए सलाद कमेटियां कायम की गई। बैंक अकाउंट से ज़कात काटे जाने लगी। अदालतों में काजी मुकर्रर किए गए। शरई सजाएं नाफिज हुई। इस्लामी नजरियाती काउंसिल, शरीयत कोर्ट और रोहते हिलाल कमेटी का कयाम भी जियाउल हक। उन्हीं के दौर में तौहीन मजहब पर मौत की सजा भी मुकर्रर हुई। जनरल जिया ने आर्टिकल 62 और 63 को भी आइन का हिस्सा बनाया, जिसके तहत हर रुकन असेंबली का सादिक और अमीन होना लाजिम करार दिया। इस शिक के तहत एक वजीर आजम और एक वजीर खजाना ताहयात नाहिल हुए। जनरल जिया ने आइन में 8वीं तरमीम करके 58(2)B को भी शामिल किया। इस शिक के तहत सदर को असेंबलियां तोड़ने का इख्तियार मिल गया। दिसंबर 1984 में जनरल जिया ने मुल्क भर में रेफरेंडम भी करवाए। इस रेफरेंडम में लोगों से सवाल किया गया कि अगर वो मुल्क में इस्लामी निजाम चाहते हैं तो फिर जियाउल हक अगले 5 साल सदर रहेंगे। रेफरेंडम में बच्चों तक को वोट डालने की इजाजत थी और फिर जैसा कि तवक्को थी सदर जियाउल हक 97.7% की भारी अक्सरियत से सदर बने। किसी सितम जरीफ ने सिर्फ रेफरेंडम पर एक फिक्रा कसा कि जनरल जियाउल हक इस्लाम के नाम पर खुद को नाफिज करते रहे हैं। मुख्तसर ये कि जियाउल हक ने आइन के तहत सारे इख्तियारात अपने कब्जे में रखे और 1985 में इलेक्शन करवा दिए। ये इलेक्शन गैर जमायती बुनियादों पे करवाए गए थे, जिससे मुल्क भर में बिरादरी इज़्म को फरोग मिला। इलेक्शन के बाद जनरल जिया ने असेंबली में वोटिंग करवाने के बजाय अपनी मर्जी से महमूद खान जुनेजो को वजीर आजम बना दिया। ज्यादातर असेंबली में जुनेजो को जानते तक नहीं थे कि ये महमूद खान जुनेजो है। जनरल जिया का ख्याल ये था कि उनके दस्तनगर रहेंगे, लेकिन ऐसा न हो सका। जुनेजो बहरहाल सियासतदान थे और खुद को आवाम के सामने जवाबदेह समझते थे। उन्होंने इख्तियारात अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश शुरू कर दी। आखिरी दिनों में वो कई मामलात में जनरल जियाउल हक से मुशावरत भी नहीं करते थे। अफगानिस्तान से रूसी फौज के इनकलाब के लिए जिनेवा कन्वोकेशन के माहदे पर उन्होंने जियाउल हक से मशवरे किए बगैर ही दस्तखत कर दिए।
ایسا کرنے پر جنیجو کو بھی وہی سزا ملی جو جنرل غلام محمد سے لے کر سکندر مرزا تک کے دور میں تمام وزیر اعظم کو ملتی رہی ہے۔ جنیجو کے اقدامات جب جنرل ضیاء کے برداشت سے باہر ہو گئے تو انہوں نے اپنی ہی آئینی ترمیم کے تحت پہلی بار 58(2)B کا استعمال کیا اور جنیجو کی حکومت ختم کر دی۔ جنرل ضیاء نواز شریف کی سرپرستی کر رہے تھے جو اس وقت پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے۔ جب جنیجو کی حکومت برطرف کر دی گئی تو نواز شریف کو برطرف نہیں کیا گیا بلکہ ان کو نگران وزیر اعلیٰ کے طور پر برقرار رکھا گیا۔ ضیاء دور میں ملک کی معاشی حالات بہتر تھے، جس کی بڑی وجہ ایک یہ تھی کہ روس کے مقابلے میں پاکستان فرنٹ لائن اسٹیٹ بن چکا تھا۔ کئی سال سے لگی پابندیاں امریکہ نے ہٹا لی تھی، امریکی امداد کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا۔ اس وقت روس مخالف یورپی ممالک بھی پاکستان کے بہت قریب آ گئے تھے۔ بڑی تعداد میں پاکستان بیرون ملک روزگار کمانے کے لیے گئے، جس کی وجہ سے عام لوگوں کے معاشی حالات بہتر ہوئے، تاہم ان کے مخالفین اس ترقی کو مصنوعی ترقی اور امریکی امداد کا نتیجہ قرار دیتے۔